चलिए, तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र से दिल्ली आ जाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के बाद जो 2024 का चुनावी चक्र है वो खत्म हुआ। अब 2025 का चुनावी चक्र जो है वो दिल्ली से शुरू होना है, जहां सबकी निगाहें लगी हुई हैं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। अब ये साफ हो गया है कि चुनाव 3 ध्रुवीय होंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मतलब इसमें कोई शायद ही शंका थी कि दोनों ये पार्टी दिल्ली में तो कम से कम साथ नहीं लड़ने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आपको जरा सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। विधानसभा चुनावों की अब सुबुहार शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? वैसे 2 दिन पहले दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ था वो विधानसभा चुनाव में साथ साथ नहीं रहेगा। अब आप तब दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों में से 4 पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा 2024 में, और 3 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। लेकिन ये 7 सीटें बीजेपी जीत गई। 2019 में अलग अलग लड़े थे, तब भी बीजेपी जीत गई। 2014 में आम आदमी पार्टी चुनाव तो लड़ी थी खैर, लेकिन उस वक्त कांग्रेस थोड़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में थी, तब भी बीजेपी सारी सीटें जीत गई। तो अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन बातचीत बन नहीं पाई। दोनों पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ा, बीजेपी की जीत हुई हरियाणा में। तो साफ है कि हर राज्य के हिसाब से अपनी रणनीति अलग रखाई जा रही है। और लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में जहां पर कांग्रेस का गठबंधन हुआ, वहीं पंजाब में 13 सीटों पर अकेले लड़े थे। तो पंजाब की तरह दिल्ली में भी अपनी ताकत पर भरोसा है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के लिए 11 उम्मीदवारों की अपनी एक लिस्ट जारी भी कर चुकी है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए 6 नेताओं को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में उम्मीदवार जो हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस से आए, 2 अपने सिटिंग एमएलएस के टिकट भी कट गए इस चक्कर में। उधर बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब इस सिलसिले में दिल्ली के प्रदेश बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि बीजेपी के सभी पदाधिकारियों से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक जमीन पे उतरेंगे। ये अमूमन चुनाव से पहले इस तरह की बातें तय जरूर होती हैं, और जिला स्तर से लेकर यूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर छोटी छोटी बैठकों को करना होगा। कहा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार के कामों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। इस दौरान झुग्गी झोपड़ी बस्ती इलाकों में खास तौर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि माना जाता है कि यहां पर आम आदमी पार्टी पारंपरिक तौर पर काफी मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश 8 दिसंबर से दिल्ली में परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करेंगे। दिल्ली की 70 विधानसभाओं को ये यात्रा छूते हुए निकलेगी। इस यात्रा की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि 7 यात्राएं 7 लोकसभा से एक साथ प्रारंभ होंगी। चलिए, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुकेश केजरीवाल जी भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिर्फ नाम केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी से कोई इनका आधिकारिक संबंध नहीं है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे दर्शकों में। पर मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ये तो कह रही है कि हम आ जाएंगे, उतर जाएंगे, ज़मीन पर आ जाएंगे। उनके पास अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्प कौन है? ये सवाल पिछले 10 सालों से ज़्यादा से कम 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है, दिल्ली की वोटर भी पूछ रहे हैं। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो उससे 15 साल पहले शीला दीक्षित के टर्म में भी यही बात हो रही थी। तो 25 साल का वनवास बीजेपी का कैसे खत्म होगा सर? नहीं, अभी जैसे आपने कहा ना, राज्यों के लिए अलग अलग समझौते, दिल्ली में चुनाव के लिए अलग अलग समझौते होते हैं। यहाँ लोकसभा का वोटर अलग तरह से वोट करता है और विधानसभा का अलग। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी इस मामले में स्पष्ट हैं कि विधानसभा में अगर उन्होंने किसी रूप में कांग्रेस से समझौता किया तो नुकसान केवल और केवल उनका होना है, लाभ नहीं होना है। चूंकि उनको पता है कि कांग्रेस एकदम हाशिए पर है, पिछले चुनाव में उसे 4% वोट मिले थे। आपने बिल्कुल सही कहा, भाजपा का सबसे बड़ा संकट जो लगातार कई चुनावों से हो रहा है, 2012 में डॉक्टर हर्षवर्धन को उन्होंने 2013 के चुनाव के लिए डिक्लेयर किया था मुख्यमंत्री का, और वो
गंभीर चुनाव बना, उसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी, सरकार 49 दिन की बनी, वो मैं किस्सा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद से भाजपा इस मामले में असफल रही कि वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई ढंग का चेहरा ला पाए, और वही संकट अरविंद केजरीवाल के फायदे के लिए इस चुनाव में भी दिख रहा है। अभी तक भाजपा इस कंफ्यूजन में है कि वो नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार के नाम पर उसके कामकाज को आधार बना के करेगी। दूसरी बात ये जो आप अभी देख रहे होंगे, आप भी काफी सक्रिय पत्रकार हैं, कि ये लगातार भाजपा बजाय ऑफेंसिव होने के वो उन चीजों को दोहराती है जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। शराब घोटाले में नाम आया तो वो चोर हैं, फलाना चीज हो तो नालियां नहीं साफ हुई, सड़क तो वो टूटी हुई। मतलब मेरा मानना यह है कि जब तक आप अरविंद केजरीवाल की तरह एग्रेसिव होके अपनी बात नहीं कहेंगे, मुझे लग रहा है शायद मतलब बनेगी नहीं। नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जवाब देने में व्यस्त है भारतीय जनता पार्टी, नैरेटिव को सेट नहीं कर पा रही है। मुकेश केजरीवाल जी, ये जो बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हो रही है, ये बात बड़ी जगजाहिर है कि भारतीय जनता, कम से कम अभी के हालात में, जब आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में हमेशा 50 के ऊपर प्रतिशत वोट ला रही है, पिछले 2 चुनाव में हमने देखा, 15 में भी देखा, 19 में भी देखा, वहीं बीजेपी अपने परंपरागत वोट बैंक जो है, जिसको आप मान लीजिए 36 से 38% के बीच में है, वहीं के आसपास रहती है। सीटें उसकी चाहे कितनी भी आए, पर उतना ही वोट उनको मिल रहा है। तो कांग्रेस का ना उठ पाना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में भी लगता है कि कांग्रेस अपने बूते पर कुछ नहीं कर सकती, डबल फिगर तक नहीं आ सकती, इस वजह से उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करें या ना करें? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति को गंभीरता से कवर करते रहे आपके पैनल में। और मनोज मिश्रा जी, मुझे जब 15-17 साल पहले मैं जनसत्ता में था, तब से दिल्ली की राजनीति को जिस तरह इन्होंने दशकों तक अंदर से समझा है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ और दिल्ली की राजनीति को, तो आज आप दोनों के साथ मैं चर्चा में हूं। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात आपने कही, मुझे भी यही लगता है, और काफी हद तक मनोज जी की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना था। आप देखें तो बहुत हद तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक कुछ हद तक कई जगह पे आप देखते हैं कि एक जैसा होता है। वही माइनॉरिटी वोट बैंक दोनों को चाहिए। दलितों के वोट पे भाजपा की भी नजर होती है, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो जहां टकराव होता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का उन तमाम जो वोट बैंक हैं उनमें टकराव होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही चाहिए था, क्योंकि देखें कि दिल्ली का जो वोटर है, आमतौर पे जो हम देखते हैं चुनाव में जातियों के आधार पे जो बंटवारा होता है, दिल्ली में एक अलग बंटवारा भी होता है। यहाँ पे कुछ तो कोर वोटर हैं जो बीजेपी को वोट करेंगे ही, वो चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े या अकेले लड़े। इसके बाद एक खास किस्म का जो वोटर है जो बीजेपी को हराने के लिए लड़ता है, जो वोट देता है। तो इस वोटर को स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात रही कि दलित वोटर भी अपनी आइडेंटिटी पे वोट देता है। वहां पे भी दिल्ली में जिस तरह से चुनाव चिन्ह ही झाड़ू रखना, दलित जो चेहरे हैं उनको प्रमुखता से पार्टी में और सरकार में शामिल रखना, तमाम जगहों पर उन्हें प्रमुखता देना, इस तरह से दलितों को भी अपने साथ रखा है। इसके अलावा एक बड़ा वोटर है जो कि कहें कि एस्पिरेशनल वोटर है, जो आगे बढ़ना चाहता है समाज में। वो वोटर वो है जिनको सरकारी योजनाओं का फायदा बहुत प्रभावित करता है। इस वोटर को कांग्रेस की किसी भी तरह से उनकी बातों में आना मुश्किल है। तो ये अलग अलग जो देखें पैमाने हैं, इस पे आम आदमी पार्टी को लगता है कि, मुझे भी लगता है कि ये वेल कैलकुलेटेड जो रिस्क लिया है, इसमें कोई बुराई इसलिए भी नहीं लगती है कि दिल्ली का मतदाता बिल्कुल स्पष्ट है कि वो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से भले बढ़कर कांग्रेस को वोट कर दे, लेकिन विधानसभा की जैसे ही बात आती है उसे कांग्रेस दिखाई ही नहीं दे रही है। हाँ, जब से और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जब तक कांग्रेस इस स्थिति में नहीं आती, 4% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, तो अगर कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आती कि वो अपने वोट शेयर को करीब डबल फिगर में लेके आ पाए, 12-15% तक लेकर आए, तब तक शायद अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच में जो ऑलमोस्ट 15-16% का गैप है, वो वैसे का वैसा ही बना दिखाई पड़ रहा है। चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव में परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।